ओम शांति। ये टाइम साइकिल, समय के चक्र का खगोलीय रहस्य इस मॉडल के द्वारा हम आपको बताएंगे। ये जो स्वस्तिका का चिन्ह दिखाया गया है, इस स्वस्तिका के चिन्ह का जितना ज़्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है, उससे कहीं ज़्यादा इस चिन्ह का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से इस स्वस्तिका के चिन्ह का क्या महत्व है, इस मॉडल के द्वारा हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारे इस सृष्टि पर निरंतर 3 प्रकार की घटनाएं घट रही है। एक है ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट। दूसरा है भौगोलिक घटनाएं, ज्योग्राफिकल इवेंट। और तीसरा है खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। और इन तीनों घटनाओं के अंदर इस सृष्टि की सारी घटनाएं इसी के अंदर आ जाती है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इस पूरी सृष्टि का जो खेल है, केवल 3 ही बातों का खेल है: इतिहास, भूगोल और खगोल। अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो इतिहास का मतलब होता है कौन, हु इज हु। भूगोल का मतलब होता है कहाँ, और खगोल का मतलब होता है कब। तो इतिहास, भूगोल और खगोल, कौन, कहाँ और कब। जबकि विज्ञान कहता है कि ये जो दुनिया है, ये कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, एफर्ट एंड रिजल्ट की दुनिया है। अर्थात इस दुनिया में बिना कारण का कुछ भी नहीं होता है। इसी को ही आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कर्म और फल की दुनिया। बात एक ही है। अब चूंकि इस दुनिया में बिना कारण का कुछ होता ही नहीं है, तो ये जो तीनों घटनाएं हमने आपको सुनाई, इसके घटने के पीछे भी जरूर कोई कारण होना चाहिए। तो इसके पीछे मूल कारण है हमारे इस साकार मनुष्य लोक की 3 विशेषताएं हैं। 3 ही विशेषताएं जो परमात्मा ने हमें सुनाई है। उसमें से सबसे पहली विशेषता है लाइट। इस मॉडल में जो बीच में जलती हुई लाइट दिखाई गई है, ये सूर्य को सिंबलाइज करता है। ये सूरज दिखाया गया है। चूंकि दुनिया में सूर्य का प्रकाश है, इसलिए दुनिया दिखाई देती है, दृश्यमान है, विजिबल है। अब दूसरी विशेषता है साउंड, आवाज। चूंकि दुनिया में आवाज है, इसलिए हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने विचारों की लेन देन कर सकते हैं। और तीसरी विशेषता है गति, मोशन। चूंकि दुनिया में गति है, इसलिए ये दुनिया परिवर्तनशील है। अगर दुनिया में गति नहीं होती तो परिवर्तन भी नहीं होता। परंतु हम अनुभव करते हैं कि हमारी सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि यहाँ गति है। ये जो तीनों विशेषताएं हमने सुनाई, लाइट, साउंड एंड मोशन, इसी तीनों विशेषताओं के कारण ही आजकल दुनिया में लोगों को वीडियो खींचना भी अच्छा लगता है और देखना भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें यही 3 चीज होती है: लाइट, साउंड एंड मोशन। अगर उनमें से एक भी चीज मिस हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साकार मनुष्य लोग की यही 3 विशेषताएं हैं। अब हमने आपको 3 घटनाएं और 3 विशेषताएं सुनाई, तो अब ये भी जानना जरूरी होगा कि कौन सी विशेषता के कारण कौन सी घटना घट रही है। तो हम आपको बताएं कि सूर्य के प्रकाश और गर्मी के कारण ही, सूर्य की हीट एंड लाइट के कारण ही इस सृष्टि पर भौगोलिक घटनाओं का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, चूंकि सूर्य का प्रकाश है, इसीलिए ही तो दिन और रात हो रहे हैं ना। ये भौगोलिक घटना है।
चूंकि सूर्य की गर्मी है इसलिए मौसम बदल रहे हैं, ये भी भौगोलिक घटना है। तो भौगोलिक घटनाओं के घटने का मूल कारण क्या हो गया? सूर्य की हीट एंड लाइट। दूसरी बात है आवाज, साउंड। आवाज के कारण इस सृष्टि पर ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण होता है, क्योंकि हम मनुष्यों के शब्दों से इतिहास की रचना होती है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि महाभारत कैसे बना, तो कहते हैं द्रौपदी के वो 2 शब्द ही तो थे। रामायण कैसे बना, कहते हैं मंथरा के वो 2 शब्द ही तो थे। चलिए उसको एक तरफ रख दीजिए, परंतु वर्तमान समय कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घट रही है कि जिस निराकार परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो यहाँ पर अर्थात इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो निराकार परमात्मा आकर के हमारे सामने बोलता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज सवेरे एक मुरली क्लास होती है। वो मुरली क्लास क्या है? परमात्मा के शब्द जो निराकार परमात्मा ने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में परकाय प्रवेश करके उनके मुखारविंद से, मुख कमल द्वारा जो उन्होंने ज्ञान मुरली हमें सुनाई, ज्ञान के महावाक्य सुनाए, उसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। तो और उस ज्ञान मुरली की जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां उनको जीवन में धारण करते हैं, तो उसी से ही सत्युगी दुनिया, स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। तो इससे बड़ी ऐतिहासिक घटना और क्या हो सकती है? शब्दों से इतिहास बनता है। और तीसरी बात है गति। गति के कारण इस सृष्टि पर खगोलीय घटनाओं का निर्माण होता है। खगोलीय घटना का मतलब होता है अंतरिक्ष में, आकाश में ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि, जिसके आधार पर ही ज्योतिष विद्या का निर्माण हुआ है। ज्योतिष विद्या क्या है? ग्रह नक्षत्रों की गति और उसका प्रभाव। तो ये मॉडल खास करके गति के ऊपर केंद्रित है। यहाँ पर 3 प्रकार की गति दिखाई गई है। 3 प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और 3 प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं के 3 गति को यहाँ चित्र में दिखाया गया है और पृथ्वी की 3 गति को इस मॉडल में। पहले हम आत्माओं की 3 गति के बारे में आपको बताएंगे। इस स्वस्तिका के चिन्ह का ये जो दायां भाग है, राइट हैंड साइड, ऊपर में यह सत्युग लिखा है और ठीक उसी के नीचे यहाँ त्रेता युग लिखा हुआ है। तो इस भाग को सृष्टि चक्र के इस राइट हैंड साइड के इस भाग को, अर्थात सतयुग त्रेता युग के भाग को पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। ये पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पर कोई नेगेटिव बातें होती ही नहीं है। शास्त्रों में सतयुग त्रेता युग में भी नेगेटिव बातें बताई गई है, परंतु वास्तव में ये सत्य नहीं है। और इसी पॉजिटिव साइकिल को ही आध्यात्मिक भाषा में स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये सुख की दुनिया है, यहाँ पर कोई दुख की बातें होती ही नहीं है। और इस समय के दौरान आत्माओं की सदगति होती है। सदगति का अर्थ होता है आत्माओं की सबसे ऊंची स्थिति, सतो प्रधान स्थिति। अब इस स्वस्तिका के चिन्ह का जो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां भाग, द्वापर युग और ये कलयुग, ये भाग सृष्टि चक्र का ये नेगेटिव साइकिल कहा जाता है और इसी नेगेटिव साइकिल को ही नरक कहा जाता है। और इस समय के दौरान आत्माओं की दुर्गति होती है। दुर्गति का मतलब होता है आत्माओं की रजो और तमो प्रधान स्थिति। अब चूंकि ये सृष्टि चक्र है, इसीलिए हमेशा कलयुग ही बना रहेगा, कलयुग ही चलता रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा सतयुग ही चलता रहेगा, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि सृष्टि परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर गति है। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग अवश्य आएगा, आना अवश्यंभावी है, वरना चक्र तो सिद्ध ही नहीं होता है। परंतु कलयुग तो बिल्कुल पतित दुनिया, डिग्रेडेड स्टेज, और सतयुग बिल्कुल पावन दुनिया, पवित्र दुनिया। तो इतना बड़ा महापरिवर्तन कैसे होगा? अपने आप तो नहीं होगा। तो इस विशाल पॉजिटिव चेंज, इस विशाल महापरिवर्तन के कार्य करने के लिए स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और यहाँ पर अवतरित होकर के हम आत्माओं को कलयुग के दुखों से और दुर्गति से छुड़ा करके गति प्रदान करते हैं, जिसको मुक्ति भी कहा जाता है। तो गति, सदगति और दुर्गति, ये 3 प्रकार की गति आत्माओं की होती है, और आत्माओं की ये तीनों गति निर्भर करता है हमारे ही कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो कर्म एवं कर्म का फल, इसका सीधा सा संबंध हमारे कर्म भूमि पृथ्वी से लगता है। तो पृथ्वी की भी 3 प्रकार की गति होती है। तो पृथ्वी की पहली गति यह है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूम रही है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति यह है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है, घूमते हुए आगे भी बढ़ रही है, और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार कर लेती है, जिसको वर्ष का चक्कर या ऋतु चक्कर कहा जाता है। अब ये दोनों गति तो हम मनुष्यों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों गति हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के भीतर आता है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। परंतु इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है, जो मनुष्यों को नहीं मालूम, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो तीसरी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है, और हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बाहर है। इसीलिए उस तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार शिव परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस चक्र से ही बाहर है, जो ऊपर से इस तीसरी गति को देख रहा है और हमें बता रहा है। तो परमात्मा ने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में हमें बताया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी होगा कि जब 365 दिन में पृथ्वी ने सूर्य का 1 वर्ष का चक्कर पूरा कर लिया, तो उस 1 वर्ष के चक्र को सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। वो जो 1 वर्ष का चक्कर है, सूर्य का केवल एक अंश का ही चक्कर है, संपूर्ण चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 से 10 गुना बड़ा है, बहुत विशाल है, जो कि यहाँ दिखाना संभव नहीं है। यहाँ तो हमने एक छोटा सा बल्ब दिखा दिया है, वास्तव में सूर्य बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। और इतने बड़े विशाल सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटा सा कंकर के जैसा है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बड़ा सा बॉल ले लेवे, तो ये आपके सामने ये एक बॉल है। अब ये काला बॉल है, अगर इस बॉल के ऊपर एक चौक पीस लेकर के इस बॉल के बीचों बीच इसके सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए अगर हमने एक लकीर खींच दिया, इस बॉल के बीचों बीच चौक से अगर एक लकीर खींच दिया, तो इस बॉल के बीचों बीच एक परिधि की लकीर खींच जाएगी, 1 लाइन ऑफ सर्कमफरेंस। तो एक परिधि की लकीर चौक से खींचने से पूरा काला बॉल चौक से सफेद थोड़ी हो जाएगा। भाई जितनी मोटी चौक है
केवल उतनी मोटी लकीर खींच जाएगी बस। ठीक इसी प्रकार से हमारे ये जो सूर्य है वो भी एक बहुत बड़ा बॉल है, गैस का बॉल है। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है, और हमारी पृथ्वी उसी छोटी चौक पीस के समान है। तो एक साल के दौरान हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य, अगर इसको सूर्य मान लिया जाए, तो इतने बड़े विशाल सूर्य के बीचों बीच हमारी छोटी सी पृथ्वी सूर्य के बीचों बीच केवल एक परिधि का ही चक्कर लगा पा रही एक साल में। तो एक साल में छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरे 360 डिग्री का जो स्फेरिकल सरफेस एरिया है उसको एक साल में तो कवर नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उस एक वर्ष के चक्कर को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक अंश का चक्कर कहा गया है, न कि संपूर्ण चक्कर। अब वो संपूर्ण चक्कर कैसे होगा? होना जरूर है, क्योंकि गति सृष्टि का नियम है। तो वो संपूर्ण चक्कर पूरा होने के लिए ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, ऑर्बिट माना सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमने का रास्ता, पाथवे, इसको अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं और हिंदी में परिक्रमण पथ कहते हैं। तो ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे शिफ्ट होता है, ये भी घूमता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, घूमती हुई सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और एट द सेम टाइम ये ऑर्बिट भी बहुत धीमी गति से ये घूम रहा है, ये भी शिफ्ट हो रहा है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है, जिसको शिव बाबा मुरली में अक्सर कहा करते हैं कि ड्रामा जूम मिसल चलता है। तो जूम मिसल क्या चलता है ना, जूम मिसल धीरे धीरे ये ऑर्बिट खिसकता है। जूम मिसल का मतलब ये होता है कि ये इसकी मूवमेंट इतनी धीमी है कि वैज्ञानिक भी इसको रीड नहीं कर सकता। अब इस ऑर्बिट को अगर मैं ऊपर से देखूं या नीचे से देखूं, तो ऊपर से हमको ये ऑर्बिट गोल दिखाई देगा, है ना। और इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट को अगर आप सामने से देखने लगेंगे, तो इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट सामने से आपको ये लकीर नजर आएगी, है ना, ये लकीर। उदाहरण के लिए जब हम भोजन करते हैं तो हमारी थाली गोल दिखाई देती है। भोजन करने के बाद थाली को धो करके जब आपने रैक में खड़ा रख दिया, तो बाजू से गोल दिखने वाली थाली सामने से तो एक लकीर नजर आएगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्वस्तिका के चिन्ह के बीचों बीच दो बड़ी लकीरें खींची गई है। एक ये वर्टिकल खड़ी लकीर, दूसरी हॉरिजॉन्टल आड़ी लकीर। अब ये दोनों बड़ी लकीरें यहां चित्र में बीच में क्यों दिखाई गई, इसका मतलब क्या है? ये दोनों बड़ी लकीरें वास्तव में इसी गोल ऑर्बिट के इसी लकीर का ही प्रतीक है जो सामने से दिखाई दे रही है। अब चूंकि गति सृष्टि का नियम है, इसलिए ये लकीर कहीं भी रुकेगी नहीं। आपने देखा ये लकीर आड़ी थी, अब घूमते घूमते खड़ी हो रही है ना। अब यही खड़ी लकीर घूमते घूमते फिर आड़ी हो जाएगी। ये वर्टिकल लकीर फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, परंतु इस खड़ी लकीर को आड़ी हो जाने के लिए 1250 साल लग जाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल क्वार्टर साइकिल, सूर्य का केवल 90 डिग्री अंश का चक्कर पूरा करने में ही हमारी पृथ्वी को 1250 वर्ष लग जाते। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरे 360 डिग्री का स्फेरिकल सरफेस एरिया का केवल एक बार संपूर्ण चक्कर पूरा करने में
हमारे पृथ्वी को 5000 साल लग जाते, तो 5000 साल में हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के चारों तरफ केवल एक ही बार संपूर्ण चक्कर लगा पाती है। और यही सबसे बड़ा चक्कर है, इससे बड़ा कोई चक्कर नहीं होता है। और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर। ये काल्पनिक नहीं है, जैसे ये 24 घंटे का चक्र ये वास्तविक है, 365 दिन का चक्र ये भी वास्तविक है। ठीक इसी प्रकार से ये ऑर्बिट खिसकते 5000 साल में सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर पूरा कर पाती है, जिसको कहा जाता है एक कल्प पूरा हुआ। अब आप देखिए, इस स्वस्तिका के चिन्ह के बीच की 2 बड़ी लकीरों के अलावा यहां पर 4 छोटी लकीरें भी खींची गई है। इसका मतलब क्या है? ये 4 छोटी लकीरें वास्तव में हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। आपने जब कभी भी ग्लोब के मॉडल को देखा होगा, आपने हमेशा यही देखा है कि नॉर्थ पोल को हमेशा ऊपर के तरफ ही रखा जाता है, साउथ पोल को नीचे की तरफ। ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा होगा कि साउथ पोल ऊपर नॉर्थ नीचे। हमेशा मॉडल को, ग्लोब के मॉडल के नॉर्थ पोल को हमेशा ऊपर के तरफ ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इट इज ए वेरी बिग मैग्नेट। तो इस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और साउथ पोल इस चुंबक का नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेट का जो पॉजिटिव चार्ज है नॉर्थ पोल है, उसी को ही सिर माना गया है, उसी को ही ग्लोब का सिर माना गया है। इसीलिए सिर को नॉर्थ पोल को ऊपर रखा जाता है। दूसरी बात, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा जिसको पोल स्टार कहा जाता है, वो ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ पोल के ऊपर ही एक जगह स्थिर दिखाया जाता है। तो वो जैसे कि पृथ्वी का मस्तक मणि हो गया, इसीलिए मस्तक को ऊपर रखा जाता है। तीसरी बात, हमारे प्राइमरी स्कूलों में भी भूगोल पढ़ाए जाते हैं, उसमें एक किताब होती एटलस। अगर आपने देखा होगा तो उस किताब में इतना स्पष्ट दिखाया जाता है कि पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है, एंटी क्लॉकवाइज। यही कारण होता है कि सूरज पूर्व से उदय होता हुआ दिखाई देता है। अगर ये घड़ी की दिशा में घूमने लगे तो सूरज पश्चिम से उदय होता हुआ दिखाई देगा, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घड़ी की उल्टी दिशा में ही घुमा करती है। परंतु कब? जब नॉर्थ पोल के तरफ से देखेंगे तब। नॉर्थ पोल के तरफ से देखने से ही आपको ये घड़ी की उल्टी दिशा दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी गति को अगर आप साउथ पोल से देखने लगेंगे तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसी गति को नॉर्थ पोल से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और इसी गति को साउथ पोल से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की पहली गति हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमा करती है, रोटेशन इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, और पृथ्वी की दूसरी गति भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमा करती है। और ये दोनों गति उस एटलस के किताब में स्पष्ट दिखाए गए हैं। परंतु हमने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में आपको बताया, ये तीसरी गति हमेशा क्लॉकवाइज हुआ करती है। पहली गति हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी गति भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, पर तीसरी गति हमेशा क्लॉकवाइज ही हुआ करती है। और इसका एकमात्र प्रमाण ये स्वस्तिका का चिन्ह ही है। अगर पृथ्वी की तीसरी गति नहीं होती
तो यहाँ पर चित्र में ये दो बीच में बड़ी लकीरें दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही लकीर दिखाना काफी था। परंतु चूंकि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, इसलिए ये जो लकीर है, ये जो लाल लकीर, ये कभी खड़ी हो जाती है तो कभी आड़ी हो जाती है। इसीलिए स्वस्तिका के बीच की दो बड़ी लकीरें ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, और चारों छोटी लकीरें ये सिद्ध करता है कि वो तीसरी गति क्लॉकवाइज होती है। यही कारण आप देख रहे हैं कि चित्र में चारों छोटी छोटी लकीरों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई गई है। अब हमारे पृथ्वी की जो तीसरी गति का आधार है, उस तीसरी गति का जो रेफरेंस पॉइंट है वो भी नॉर्थ पोल ही है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हर 6 महीने के बाद एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, जिसके कारण ही उत्तरायण और दक्षिणायन बनता है। देखिए, पूरे साल में 2 तारीख बड़ा महत्वपूर्ण है, एक 21 जून, दूसरा 21 दिसंबर। 21 जून को पृथ्वी घूमते घूमते इस एंड में आ जाती है और इसका उत्तरायण पूरा हो जाता है। दूसरे दिन से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। 6 महीने के बाद ठीक 21 दिसंबर को पृथ्वी दूसरे एंड में पहुंच जाती है और उसका दक्षिणायन पूरा हो जाता है और फिर से उत्तरायण शुरू हो जाता है। परंतु जब पृथ्वी घूमते घूमते इस छोर में आई तो भी नॉर्थ पोल इसी डायरेक्शन में है। 6 महीने के बाद दूसरे एंड में आएगी तो भी नॉर्थ पोल इसी डायरेक्शन में है। परंतु हमने उधर का जो नॉर्थ पोल एरो मार्क दिखाया है, उधर का नॉर्थ पोल का एरो मार्क डायरेक्शन दिखाया, इधर का नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उधर का नॉर्थ पोल आगे बढ़ रहा है, उसको कहते हैं लीडिंग नॉर्थ पोल, लीड कर रहा है, साउथ पोल उसको फॉलो कर रहा है। और पृथ्वी जब घूमते घूमते इधर आती है तो इधर का नॉर्थ पोल उल्टा पीछे हट रहा है, तो इधर के नॉर्थ पोल को कहा जाता है लैगिंग नॉर्थ पोल। तो लीडिंग नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी के तीसरी गति का आधार माना गया है। ऐसा ही क्यों? एक छोटा सा उदाहरण, एक पिता जब अपने पुत्र को प्रॉपर्टी देता है, जायदाद देता है, तो वो हमेशा ये कहता है कि ये मेरा उत्तराधिकारी है। वो कभी नहीं कहता ये मेरा दक्षिणाधिकारी है, पश्चिमाधिकारी, ये कभी नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि उत्तर शब्द का मतलब ही होता है आगे बढ़ना, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करना। मतलब आपको लीडिंग नॉर्थ पोल को ही देखना है, मतलब यहीं से साल शुरू हुआ और यहीं पूरा हुआ। इसीलिए लीडिंग नॉर्थ पोल के आपको ऑब्जर्व करना है कि एक साल पूरा हुआ, ये आगे खसकती जा रही है, तीनों मूवमेंट एक साथ हो रहा है। तो अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब नीचे की तरफ प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से त्रेता युग शुरू। 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब नेगेटिव साइकिल में प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से द्वापर युग शुरू। और अगले 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब ऊपर की तरफ प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से कलयुग शुरू। और अगले 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश कर जाएगा तो ठीक यहीं से सतयुग शुरू। परंतु जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। वो क्या चमत्कार होता है? संगम युग पर, है ना, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इन दोनों के बीच में ये जो छोटा सा समय दिखाया गया है, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। और इसी समय पर स्वयं निराकार शिव परमात्मा सृष्टि पर ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के इस पतित कली की दुनिया को पावन सत्य की दुनिया में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं? परमात्मा सबसे पहले हम आत्माओं को सत्य ज्ञान की समझ देते, ट्रू नॉलेज।
आज की दुनिया में ज्ञान की भरमार है, गूगल में जो भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, परंतु सत्य ज्ञान तो उसे कहा जाता है जो आत्मा को सतोप्रधान बनावे। तो यहां पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाए जाने वाला ईश्वरीय ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान वही निराकार सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा ही सिखाते हैं। परंतु ज्ञान को समझना ही काफी नहीं होता है, इसके साथ साथ राजयोग के अभ्यास की भी अति आवश्यकता है, क्योंकि उस मेडिटेशन राजयोग के अभ्यास के द्वारा ही आत्मा को स्वपरिवर्तन करने की शक्ति मिलती है ना। तो जब मास स्केल में अनेक आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास के द्वारा जब आत्माएं पवित्र बनना शुरू करती है, उस एक एक आत्माओं की संगठित पवित्रता के वाइब्रेशन के फलस्वरूप इस पृथ्वी का भौतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और वो भौतिक परिवर्तन 3 विधि के द्वारा होते हैं। एक है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा होता है सिविल वार गृह युद्ध, और तीसरा एंड फाइनल है परमाणु युद्ध न्यूक्लियर वार। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक भयानक परमाणु युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि बिना परमाणु युद्ध के द्वारा इतने बड़े विशाल सृष्टि का संपूर्ण परिवर्तन होना संभव नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब नया हो जाएगा A to Z। तो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन के लिए परमाणु युद्ध अति आवश्यक है, और हम सभी जानते हैं कि वो परमाणु युद्ध शुरू तो हो ही चुका है। कितने देश अभी आपस में लड़ रहे हैं। जब ये परमाणु युद्ध थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा, जब ये युद्ध जो अभी लड़ रहे हैं, जब ये थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा, उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और उनमें से सबसे पहला परिवर्तन तो ये होगा कि इतने शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की बौछार एक साथ होगी, क्योंकि एक देश चालू करेगा तो कोई रुकने वाला नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो जब ये थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होगा, परमाणु युद्ध शुरू होगा, तब इस पृथ्वी पर इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सेकंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल के राख भूसा पाउडर हो जाएगा। क्योंकि एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा, मैं एक एटॉम बम की बात कर रहा हूं, एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर एक एटॉम बम पैदा करेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एटॉम बम का आविष्कार कब हुआ? 1944 में, और उसका पहला प्रयोग कब हुआ? 6 अगस्त 1944 में आविष्कार हुआ, और 6 अगस्त 1945 में ये पहला प्रयोग हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में डाला, और 2 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी में डाला। वो तो ट्रायल वाले बेबी बॉम्ब थे ना। रिकॉर्ड में बताया गया है कि उस बेबी बॉम्ब के द्वारा उस समय लगभग 4 से 6,000 सेल्सियस डिग्री के बीच में इतना टेम्परेचर उस समय पैदा हुआ था। और अभी तो इतने एडवांस बने हैं कि एक एटॉम बॉम्ब से कम 1 मिलियन 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा होगा, और इतने बमों के इकट्ठे बौछार से पता नहीं कितने करोड़ डिग्री हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पृथ्वी पर ऐसी कोई भी मेटल, कोई भी धातु, कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है जो लगभग 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके।
तो आप सोचिए इतने करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से इस पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है, जिसको शिव बाबा ज्ञान मुरली में कहा करते हैं कि इस भंबोर को आग लगनी है, लगनी जरूर है। तो भंबोर को आग लगनी माना थर्ड वर्ल्ड वार होना, परमाणु युद्ध होना। तो ऐसे समय पर पृथ्वी पर मौजूद सातों के सातों महाद्वीप की जमीन जल के पिघल के राख भूसा पाउडर हो जाएगी। जब सारी जमीनें राख हो चुकी होगी तो तुरंत हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारी राख हुई जमीनों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो अपना काम करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह हुआ कि सातों के सातों भूखंड की जमीन पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर खींची दौड़ी चली जाएगी और अंदर जाकर के एक विशाल भूखंड का रूप ले लेगा, अंदर पृथ्वी के कोर में, पृथ्वी के भूगर्भ में। इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पर जितने भी देश मौजूद है सब के सब समंदर के अंदर समा जाएंगे। परंतु जो मैं चमत्कार की बात कर रहा था वो चमत्कार ये होगा कि सारे के सारे देश जरूर समंदर के अंदर चले जाएंगे, परंतु हमारी ये जो भारत की भूमि है, ये भारत की भूमि कभी भी समंदर के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा चमत्कार कैसे होगा? इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस भारत की भूमि पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि इन्फिनिट पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा का अकुट भंडार है, पवित्रता का सागर है। तो परमात्मा के अवतरण से हमारी भारत की भूमि उनके पॉजिटिव एनर्जी के सूक्ष्म वाइब्रेशन से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा देश अगर भारत के ऊपर एटॉम बम, न्यूक्लियर बम के द्वारा अटैक करना चाहता है तो उसके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है। और यही कारण होता है कि उस देश का जो प्रमुख चीफ होता है उसको कोई ना कोई कारण दिखाई देता है, जिसके कारण वो भारत पर अटैक करने का प्रोग्राम पोस्टपोन्ड करता ही रहता है कि अभी नहीं, अभी नहीं। फिर भी अगर वो अटैक करना चाहता है तो फाइनल अटैक करने से ठीक पहले या तो कोई तीसरा ही देश उस पर अटैक कर देगा या फिर कोई ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाएगी जिससे उस देश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वरना भारत में भी अगर किसी ने एटॉम बम, न्यूक्लियर बम छोड़ दिया तो भारत की जमीन भी राख होकर के अंदर चली जाए, परंतु वो काम परमात्मा होने ही नहीं देता है। इसीलिए हमारी भारत की भूमि अविनाशी खंड है। और न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा भारत के आस पड़ोस के देशों में भी परमात्मा परमाणु युद्ध नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि अगर आस पड़ोस के देशों में परमाणु युद्ध हुआ तो भारत में भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारत में कोई जीवित ही नहीं रह पाएंगे, एडवांस पार्टी जीवित नहीं रह पाएंगी। इसीलिए भारत सहित भारत के आस पड़ोस के देशों में भी शिव बाबा परमात्मा परमाणु युद्ध नहीं होने देता है। इसीलिए भारत और आस पड़ोस के देशों की जमीन ये राख नहीं होगी, ये सॉलिड ही रहेगी। परंतु जैसे ही थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, जैसे परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा तो तुरंत पांचों तत्वों का विकराल रूप शुरू हो जाएगा, पांचों तत्वों का तांडव शुरू हो जाएगा। और उसी पांचों तत्वों के विकराल रूप के कारण ये जो भारत के जो आस पड़ोस के देशों की जमीन है वो सॉलिड होते हुए भी एक एक करके अंदर जाएगी। राख हुई जमीन गई सो गई तो पहले एक देश की जमीन उसके ऊपर टिकेगी, फिर उसके बाद दूसरे देश टिकेगी, फिर तीसरा, चौथा, आखिरी में भारत की जमीन उस पर टिकेगी। नहीं तो भारत की जमीन भी सॉलिड होते हुए भी अंदर चली जाए, क्योंकि उनको टिकने के लिए सपोर्ट तो चाहिए। क्योंकि इतने विशाल विनाश के दौरान अंदर के टेक्टोनिक प्लेट भी खत्म हो जाएंगे। तो ये ड्रामा प्लान अनुसार ये बहुत अच्छी युक्ति बनी हुई है
जो भारत की जमीन उस पर टिकती है ना, सॉलिड होगी, एक एक करके जाएगी तभी तो टिकेगी। तो ये हुआ पहला कारण क्यों हमारे भारत की भूमि अविनाशी है। आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है ना कि सांप के फन के ऊपर श्री कृष्ण डांस कर रहा है, तो वास्तव में ये सारी जमीनें अंदर जाकर के हमारी भारत को टिका के रखता है और उसी भारत में श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो यही समझ लीजिए नाग एक फन है जिसके ऊपर श्री कृष्ण डांस कर रहा है, अर्थात सत्य की दुनिया में मौज में सभी देवी देवताएं रहते हैं। अब इसका दूसरा कारण यह है कि सृष्टि पर एक बहुत सुंदर एक यूनिवर्सल लॉ है, एक सार्वभौमिक नियम है जो भारत की रक्षा करता है। वो नियम क्या है? इस सृष्टि पर एवरीथिंग इज साइक्लिक, हर चीज का सर्किट कंप्लीट होता है। इतना तक कि हम जो संकल्प करते हैं ना उसका भी सर्किट कंप्लीट होता है। मान लीजिए मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, वही नेगेटिव संकल्प जो मैंने दूसरे के लिए किया कुछ समय बाद मेरे पास ही लौट के आएगा और सर्किट कंप्लीट होगा। परंतु जब मेरा ही नेगेटिव संकल्प जब मेरे पास लौट के आएगा तो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा। इसीलिए हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ नेगेटिव संकल्प हमें ही सबसे नुकसान करेगा, वही हमारे लिए नुकसानदायक बनेगा। इसीलिए परमात्मा ने हमको यही शिक्षा दी है कि हमेशा हर आत्मा के प्रति हमको पॉजिटिव संकल्प ही करने हैं, क्योंकि हमारा पॉजिटिव संकल्प जब मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास ही लौटेगा तो वही हमारी रक्षा करेगा, हमारे लिए वही पॉजिटिव संकल्प सुरक्षा कवच बन जाएगा। इसी सिद्धांत के आधार पर कोई देश बार बार भारत के ऊपर अटैक करने का नेगेटिव प्लानिंग कर रहा है तो उसका नेगेटिव संकल्प उसी का विनाश सबसे पहले करता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। हमारे भारत देश में रक्षा मंत्रालय है, आक्रमण मंत्रालय है ही नहीं। भारत देश न तो किसी देश पर कभी अटैक किया है अपने आप, न कभी करेगा। सत्ता में कोई भी सरकार बैठी होती है परमात्मा की शक्ति ही काम करती है, क्योंकि ये भारत देश परमात्मा की अवतरण भूमि है। तो जो भारत देश किसी भी देश का अपने आप नुकसान नहीं करना चाहता है तो भारत देश का नुकसान कोई कर ही नहीं सकता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। अब इसका तीसरा कारण यह है कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र बिंदु में अभी वर्तमान समय लावा भरा हुआ है। लावा आग का गोला है और वही आग का गोला जब लीक होकर के कहीं से बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी बन के निकलता है। अभी भी कहीं निकल रहा होगा, परंतु उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में जब सारी जमीनें अंदर चली जाएगी तो वो जमीन सबसे पहला काम ये करेगी कि वो लावा की जगह ऑक्युपाई कर लेगी और लावा को बाहर फेंक देगा। इसका मतलब ये हुआ सातों भूखंड की जमीन अंदर विशाल भूखंड के रूप में इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाहर लावा हो जाएगा। अब लावा क्या करेगा? लावा समुद्र के तले में टच हो जाएगा और हम सब जानते हैं समुद्र के अंदर 90% बड़े बड़े बर्फ के चट्टान और पहाड़ मौजूद है। आपने अगर ये फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक ग्लास में पानी भर दीजिए, एक कांच के ग्लास लीजिए, पानी भर दीजिए और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालिए तो आप देखेंगे बर्फ का केवल 10% ही ऊपर पानी के ऊपर दिखाई देता है, बाकी 90% पानी के अंदर रहता है। ये आप करके देखिएगा। तो पानी समुद्र के अंदर 90% बर्फ के पहाड़ और चट्टान मौजूद है। हमारे जो कहा जाता है ना टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा है ना, उसी से टकरा के तो डूबा है ना। तो ऐसे भयंकर विनाश की परिस्थिति में क्या होगा, तो वो लावा की जो गर्मी है जो बाहर
आ गई अंदर, जब अंदर सातों भूखंड की जमीन, बाहर बाहर लावा, तो वो लावा समुद्र के तले में टच हो जाएगा और वही लावा की गर्मी अंदर जितने भी बर्फ के चट्टान और पहाड़ है सबको सब पिघला देगा। पानी को तो गर्म करेगा ही, परंतु साथ में सारे बर्फ को पिघला देगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब की गर्मी दोनों पोल में जो बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स के चादर है उसको पिघला देगा। तो अंदर और बाहर बर्फ नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। और एट द सेम टाइम सी लेवल, समुद्र तल 100% बढ़ जाएगा, सी लेवल 100% बढ़ जाएगा। तो तीसरा कारण यह है कि समुद्र तल कितना भी क्यों न बढ़ जाए, फिर भी हमारे भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार हमारे भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जियोग्राफिकल सिचुएशन ही ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है। और इसका प्रमाण आपको हर रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन के बोर्ड के नीचे लिखा रहता है कि फलाना शहर समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, और जितना आप नॉर्थ के तरफ जाएंगे उतनी उसकी मीटर की ऊंचाई बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि भारत के तीनों तरफ का जो कोस्टल एरिया है, भारत के तीनों तरफ का जो समुद्र तटवर्ती इलाका है, ये सब के सब डूब जाएंगे समुद्र सी लेवल 100% बढ़ने के कारण। परंतु फिर भी तीव्र गति के भूकंप के कारण और कुछ ऊपरी ज्वालामुखी फटने के कारण फिर से नए सिरे से कुछ नई जमीनें भारत के एक तरफ, इस तरफ समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है, इधर के जो जमीन है समुद्र के अंदर वो फिर से ऊपर उठेगी और भारत के इस तरफ अटैच हो जाएगी और ये भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। ये जो भारत का नक्शा अभी बना हुआ है ये सतयुग में नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब नया हो जाएगा A to Z। तो नई दुनिया, नया भारत, नया नक्शा बनेगा। क्योंकि अभी जो भारत का ये नक्शा बना हुआ है इसमें 100% वास्तु दोष है। और यही कारण है कि भारत पर जब से ये नक्शा बना और जब तक रहेगा भारत पर आपदाएं, तकलीफें बढ़ती रहेगी, कम नहीं होने वाली है। और उस भयंकर हलचल में जो भारत का नया नक्शा बनेगा वो 100% वास्तु साइंस के अनुकूल हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, क्या वास्तु दोष है? वास्तव में ये कहा गया है, क्योंकि वास्तु एक पोल साइंस है, वो भी साइंस है, इसमें वास्तु साइंस में ये कहा गया है कि नॉर्थ पोल के तरफ पानी होना चाहिए और साउथ के तरफ पहाड़ होना चाहिए। तो यहां उल्टा है, नॉर्थ के तरफ हिमालय और है ना, साउथ के तरफ समुंदर है, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये 100% वास्तु दोष है। तो उस भयंकर हलचल के कारण क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल रीसेट हो जाएगा, है ना, वो 100% वास्तु साइंस के अनुकूल हो जाएगा। तो कितना बड़ा विशाल परिवर्तन होगा आप सोचिए। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जब सारी जमीनें अंदर जाकर के इकट्ठी हो जाएगी तो जमीन अंदर जो विशाल भूखंड बना उसकी सेटलमेंट अंदर अंदर इस तरीके से सेट हो जाएगी, जो पृथ्वी का जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है उसके दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ अंदर अंदर बराबर मात्रा में जमीनों की बंटवारा हो जाएगी। इक्वल जमीन, जितनी जमीन उत्तरी गोलार्ध में उतनी जमीन दक्षिणी गोलार्ध में, अंदर अंदर ऐसा बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि देखिए, जो भी संकल्प हम करते हैं ना, हमारे संकल्पों का वाइब्रेशन प्रकृति के पांचों तत्व रिसीव करती है, और जिस क्वालिटी का संकल्प हम करते हैं प्रकृति अपने आप को वैसे ही ढाल लेती है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उन्होंने पानी के ऊपर अपने संकल्पों के प्रभाव का प्रयोग किया।
पहले थोड़ा पानी लिया, उसमें उन्होंने पहले नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया, तो उनको ये रिजल्ट मिला कि वो जो पानी का मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स है वो विकृत हो गए। अब बाद में उसी पानी को जब दोबारा उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया तो उनको ये रिजल्ट मिला कि वही विकृत मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स एक फूल के समान ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस रिसर्च एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया में ये सिद्ध कर दिया कि हमारे संकल्पों का वाइब्रेशन प्रकृति कैच करती है, और जिस क्वालिटी का संकल्प हम करते हैं प्रकृति अपने आप को वैसे ही ढाल लेती है, और सबसे ज्यादा पानी पर यह प्रभाव पड़ता है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मा कुमार भाई बहने, जो हम राजयोग के द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षाओं के द्वारा जो हम पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हैं, तो हम बहुत थोड़े हैं, हमारी संख्या बहुत कम है। 5 पांडव कहा जाता है ना, तो हम 5% है, पूरी दुनिया में हम 5% है। परंतु हमारी तुलना में पूरी दुनिया में करोड़ों नेगेटिव आत्माएं अभी मौजूद हैं। तो उन करोड़ों नेगेटिव आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन अभी प्रकृति के 5 तत्वों को मिल रही है, इसीलिए प्रकृति के 5 तत्व तमो प्रधान हो गए हैं। परंतु उस भयंकर विनाश के दौरान वो सारे करोड़ों नेगेटिव आत्माएं अपने घर वापस परम धाम चली जाएगी, अपने घर वापस परम धाम चली जाएगी। तो इसीलिए उस समय उस करोड़ों नेगेटिव आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन प्रकृति के 5 तत्वों को मिलना बंद हो जाएगा। परंतु उस समय हमारे भारत देश में कुछ पवित्र आत्माएं जीवित रहेंगी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एडवांस पार्टी कहते हैं। तो उन एडवांस पार्टी की पवित्र आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकृति के 5 तत्वों को मिलेगी, क्योंकि अपोज करने वाले नेगेटिव आत्माएं तो है ही नहीं, हो तो परम धाम चले गए, अपने घर चले गए। तो पॉजिटिव माना ही बैलेंस। तो उन पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए एडवांस पार्टी की जो भारत में जीवित रहेंगे, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए प्रकृति के 5 तत्व अपने आप को बैलेंस स्टेज में स्थित कर लेती है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर हमारी भूमि तत्व भी इक्वेटर के दोनों तरफ बराबर मात्रा में अपने आप बराबर मात्रा में जमीनों की बंटवारा कर लेगी। जितनी जमीन उत्तरी गोलार्ध में, उतनी जमीन दक्षिणी गोलार्ध में, अंदर अंदर ऐसा जमीनों की बंटवारा हो जाएगी। जब दोनों तरफ बराबर वजन आ जाएगा तो पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होते ही पृथ्वी की एक्सिस जो अभी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई। अब जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो गई तो तुरंत अगला परिवर्तन यह होगा कि विनाश के बाद सतयुग त्रेतायुग में सूर्य के प्रकाश और गर्मी दोनों पोल पर लगातार एक जैसी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी सीधी खड़ी है। सूर्य की जितनी लाइट नॉर्थ पोल में, उतनी लाइट साउथ पोल में एक ही समय पड़ा करेगी, क्योंकि एक्सिस सीधी हो गई। इसीलिए सतयुग त्रेतायुग में साल भर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होगी, इक्वल डे इक्वल नाइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि लंबा दिन छोटे रात, छोटे दिन लंबी रात। वो तो तब होता है जब झुकी रहती है। सीधी खड़ी है तो इक्वल डे इक्वल नाइट, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात ही हुआ करेगी। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि सूर्य की गर्मी भी दोनों पोल में लगातार एक जैसी पड़ेगी। जितनी गर्मी नॉर्थ पोल में, उतनी गर्मी साउथ पोल में एक ही समय पड़ा करेगी। यही कारण होगा कि सतयुग त्रेतायुग में साल भर दोनों पोल में कभी बर्फ जमा ही नहीं होगा, क्योंकि बराबर गर्मी एक ही समय पड़ रही। हमारे देवी देवताओं को पता ही नहीं होता है कि बर्फ क्या चीज है, इसीलिए हमारी देवी देवताएं कभी भी आइसक्रीम नहीं खाते। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो गई तो तुरंत अगला परिवर्तन ये होगा कि वो जो सारी जमीन अंदर इकट्ठी हो गई, उस विशाल भूखंड का एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बनेगा। इसीलिए उस समय हमारे पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है वो स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अभी अस्थिर है,
क्यों? क्योंकि अभी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए, और जितने कॉन्टिनेंट्स जितने टुकड़े, हर टुकड़ों का अलग अलग इंडिविजुअल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी अभी बना हुआ है। तो जब सारी जमीनें अंदर जाकर के विशाल भूखंड का रूप ले लेगी, उस विशाल भूखंड का एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बनेगा। तो जब हमारे पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो जाएगी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी में कोई हलचल नहीं। यही कारण होगा कि सतयुग त्रेतायुग में पृथ्वी सूर्य से एक ही दूरी मेंटेन करते हुए, ये ऑर्बिट आजकल चपटी है उसके बजाय गोल हो जाएगी, गोल हो जाएगी, क्योंकि साल भर एक ही दूरी मेंटेन की हुई है। जब ऑर्बिट ही गोल हो जाएगी तो तुरंत सतयुग त्रेतायुग में सूर्य के प्रकाश और गर्मी पृथ्वी पर साल भर एक जैसी पड़ेगी। और यही कारण होगा कि सतयुग त्रेतायुग में साल भर एक ही मौसम हुआ करेगी, एक ही मौसम हुआ करेगी। सतयुग त्रेतायुग में सदाबहार वसंत ऋतु, यहाँ पर सर्दी गर्मी बारिश का अलग अलग मौसम होता ही नहीं। हाँ, बारिश रोज होगी, परंतु बारिश का मौसम नहीं होगा। बारिश कब होगी? जब देवी देवता रात को सो जाएंगे तो बारिश शुरू होगी, और अभी स्प्रिंकल स्प्रे जैसा। आजकल के दुखदाई है ना, कीचड़ बाढ़ वाली बारिश नहीं होगी, और जितना पानी चाहिए उतनी बारिश होगी। ये हुई सुख की दुनिया। अब देखिए, साल भर एक ही मौसम है ना, एक ही मौसम हुआ करेगी। तो इसका एक प्रमाण आज भी दुनिया में मौजूद है। वो क्या है? आप किसी भी देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, तो किसी भी देवी देवताओं को आपने, देवी देवताओं की मूर्ति को, जो मेन मुख्य मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, तो किसी भी मंदिरों में मूर्तियों को शॉल स्वेटर कोट पहने हुए नहीं दिखाया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि सतयुग त्रेतायुग में साल भर एक ही मौसम हुआ करेगा, है ना। अब आप यहीं पर ही बैठे बैठे कल्पना कीजिए कि साल भर एक ही मौसम हो रहा है, तो नया साल कब शुरू हुआ, पुराना साल कब पूरा हुआ, पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही मौसम है। तो कैसे पता चलेगा? अभी इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहे हैं। तो सतयुग त्रेता युग में यहाँ पर कैलेंडर भी नहीं होते, यहाँ पांचांग नहीं होता है, कोई भी तिथि तारीख लिखता ही नहीं है। सतयुग में जब 111 शुरू होगा तो दूसरे दिन कोई 211 लिखेगा ही नहीं, किसी को संकल्प ही नहीं आएगा कि ये भी लिखना है। दिन रात होते हैं और साल होता है, पर सप्ताह और महीना नहीं होता है। और आपको बताया है कि पता भी नहीं चलेगा कि नया साल कब शुरू हुआ, पुराना साल कब पूरा हुआ। परंतु फिर भी वहां पर प्रकृति एक ऐसी व्यवस्था देती है जिसके आधार से पता चलता है कि पुराना साल गया और नया आया। वो व्यवस्था क्या है? वहां पर एक विशेष प्रकार के फल और फूल हुआ करते हैं सतयुग त्रेता युग में, जो साल में एक ही बार आता है। अर्थात उस फल फूल को पकने में साल भर लग जाता है। जब वो फल फूल सामने आता तब पता चलता है कि पुराना साल गया और नया साल शुरू हुआ। और इसी के आधार पर ही सतयुग में लक्ष्मी नारायण के ताजपोशी के वार्षिकोत्सव मनाए जाते हैं। दूसरा कोई त्योहार वहां होता ही नहीं है, है ना। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो गई तो तुरंत पृथ्वी के चारों जो चांद घूमा करेगा उसकी सेटिंग ऐसी सेट हो जाएगी कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा होगी, एवरी नाइट फुल मून। अभी महीने में एक दिन पूर्णिमा, यहाँ पर रोज पूर्णिमा। क्यों? सतयुग त्रेता युग में ना तो अमावस्या होते हैं और नहीं ग्रहण लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा 16 कला संपूर्ण पवित्र है, तो प्रकृति भी 16 कला संपूर्ण सुखदायी होते हैं। और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि यहाँ रोज क्यों पूर्णिमा हो गई? इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि देखिए, जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो गई तो तुरंत पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे सतयुग त्रेता युग के जो देवी देवताएं हैं
उनके चित्रों में उनको ऊपर से नीचे तक गहनों से लदे हुए दिखाते, उनको बोझ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। दिन भर रास करते थकते नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। वहां पर पुष्पक विमान को उड़ाने के लिए आजकल के एरोप्लेन जैसा भारी भरकम मशीन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। वहां पर महल फटाफट बनते हैं, मिनट मोटर। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। वहां भारी चीज होती ही नहीं है, क्रेन की जरूरत ही नहीं है। सत्युग त्रेता के जो महल होते हैं ना, उनके महलों में जो खिड़की दरवाजे होते हैं ना, उसके पल्ले ही नहीं होते। क्योंकि रोज पूर्णिमा, अगर यहाँ भी अंधेरा हो जाए, यहाँ भी अमावस्या हो जाए, तो देवी देवताओं को अंधेरे में रहना पड़ेगा। ये तो संभव नहीं है, प्रकृति दासी है। खैर, अब हम आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताते हैं। जैसे पृथ्वी 0 डिग्री हो गई, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई, तो उस समय की तुलना में आज वर्तमान समय पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अभी सबसे अधिक है। और हर जगह एक जैसी नहीं हो, वेरी करता है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये बरमुडा ट्रायंगल। सेंट्रल अमेरिका में मियामी शहर के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर लगभग 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा अदृश्य त्रिकोण बना हुआ है जो बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर से कोई भी चीज गुजरती है, वो चीज गायब हो जाती है। आज तक हमारे वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला वो चीजें कहाँ गई। और तो और उन्होंने जिनको खोज करने के लिए भेजे, वे भी लापता, अभी तक वापस नहीं आए। तो वो एरिया जो बरमुडा ट्रायंगल, वो एरिया पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मैक्सिमम पॉइंट है। आप अंदाजा लगाइए, एरोप्लेन कितने किलोमीटर ऊपर से उड़ रही है, जैसे बरमुडा ट्रायंगल का एरिया को टच करता है, उसका रेडियो सिग्नल गायब हो जाता है और उड़ती हुई प्लेन को धरती वहां अंदर खींच लेती है, वहां पर बरमुडा ट्रायंगल। अब वहीं पर ही ऐसा क्यों होता है? वैसे तो इसके अलग अलग लोग अलग अलग कारण बताते हुए मिलेंगे, परंतु उसका यथार्थ कारण यह है कि देखिए, पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु और बरमुडा ट्रायंगल का सरफेस एरिया, तो उसके रेडियस के बीच में काफी गहराई तक बीच में केवल और केवल समुंदर का पानी पानी है। वहां पर न कोई जमीन है, न दलदल है, न बर्फ है, न तेल है, न गैस है, न काई है। बाकी हर जगह यही कुछ मौजूद होता है। केवल वही एकमात्र स्थान है जहां पर ये सब कुछ भी नहीं है, केवल समुद्र का पानी है। तो अंदर जब कोई ठोस चीज है ही नहीं और ऊपर से ठोस चीज गुजर रही है, तो धरती उसको अंदर खींच लेती है, क्योंकि उसको तो अपना गड्ढा भरना है। परंतु जैसे महाविनाश के बाद, परमाणु युद्ध के बाद, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति सारी जमीनों को अंदर खींच लेगी, तो अंदर कोई खाली जगह होगी ही नहीं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जो कुछ खींचना था खींच लिया होगा। तो इसीलिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सैचुरेटेड हो जाती है ना, संतृप्त हो जाती। इसीलिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती। और वैसे भी लॉ ऑफ ग्रेविटी में एक ये भी बात कही गई है कि नो वॉल्यूम, अंदर जमीन नहीं होगी या कम होगी तो मैक्सिमम ग्रेविटी होगी। इनवर्सल प्रोपोर्शन होता है, उल्टा होता है। नो वॉल्यूम मैक्सिमम ग्रेविटी। तो अभी वर्तमान समय पृथ्वी के केंद्र बिंदु में भूगर्भ में जमीन नहीं है, लावा है। तो जब वॉल्यूम नहीं है, जमीन नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम ग्रेविटी अभी है। महाविनाश के बाद सारी जमीन अंदर इकट्ठी हो जाएगी, तो मैक्सिमम वॉल्यूम लेस ग्रेविटी। तो अंदर सारी जमीन अंदर चली गई तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाएगी। अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होते ही एक ही झटके में चांद पीछे हटेगा, क्योंकि आकर्षण कम हो गया है ना। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होते ही चांद एक झटके से पीछे हट जाएगी, है ना। और उस झटके के कारण दो काम एक साथ होंगे। पहला काम यह होगा कि आजकल पृथ्वी के जितने भी देशों ने चंद्रमा में, चांद में खोज करने के लिए जो चंद्रयान आदि मशीनरी भेजी होगी, तो उस झटके के कारण वो सारे मशीनरी, सारे चंद्रयान आदि चांद के ऑर्बिट के बाहर फेंका जाएगा और सब के सब वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे।
सब के सब आ जाएंगे, है ना। दूसरा काम ये होगा, हाँ देखिए, अगर, क्योंकि देखिए शिव बाबा परमात्मा ने हमेशा ये कहा करते हैं कि हर कल्प की हर घटना हूबहू रिपीट होगी। तो इस कल्प में जो चंद्रयान भारत से गया, तो अगला कल्प जब होगा तो वो उसी चंद्रयान को तो जाना है, तो गया हुआ चंद्रयान को तो वापस आना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो इतने कल्प के चंद्रयान की भीड़ इकट्ठी हो चांद के बजाय वही मशीनरी की हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसलिए उसको वापस तो आना पड़ेगा। तो कौन सी, यही युक्ति बनती है कि जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होता है, झटक ऐसे जो एक झटके से चांद पीछे हटता है, उस झटके के कारण पहला काम ये होता है कि चांद की में भेजे गए सारी मशीनरी चांद के ऑर्बिट के बाहर फेंका जाता है और सब के सब वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। दूसरा काम ये होता है, कुछ झटके के कारण चांद ऐसा पलटी खा करके सेट हो जाता है कि आजकल पूर्णिमा के दिनों में आपने देखा होगा चांद में ना काले धब्बे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े धब्बे, वो चांद के बड़े बड़े गड्ढे हैं। सतयुग त्रेतायुग में वो गड्ढे गुड्ढे चांद के दिखाई नहीं देते। उसका ऑपोजिट एरिया जो पलटी खाया, उसका ऑपोजिट एरिया प्लेन एरिया ही सतयुग त्रेतायुग में दिखाई देता है। और यही कारण होता है कि सतयुग त्रेतायुग में चांद सबसे ज्यादा रोशनी देता है, क्योंकि गड्ढे रोशनी सोख लेते हैं और प्लेन एरिया फुल लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको दो कारण मिल गए, एक तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई, दूसरी चांद की थोड़ी दूरी बढ़ गई। इन दोनों कारणों के प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी के चारों जो चांद की घूमने की जो गति है, उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, इतनी धीमी हो जाती है कि जैसे चांद पूर्णिमा की स्थिति में रुक गया हो। वास्तव में रुकता नहीं है, पर उसकी वेलोसिटी इतनी नेग्लिजिबल है कि रुकने के ही बराबर है। यही कारण होता है कि सतयुग त्रेतायुग में रोज पूर्णिमा। हम सब जानते हैं कि आजकल वर्तमान समय चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 29.5 दिन लगते हैं। 29.5 डेज में चांद पृथ्वी का एक चक्कर आजकल पूरा कर लेती है, और इसी के आधार पर ही महीना बनता है। इसलिए कोई महीना छोटा, कोई महीना बड़ा हो जाता है। परंतु यहां पर क्या होता है कि देखिए, सतयुग के शुरू में आत्मा 16 कला संपूर्ण पवित्र होती है, तो चांद भी 16 कला संपूर्ण होता है। अब 1250 साल बाद जब त्रेता युग शुरू होता है, तब आत्माओं की 2 कला कम होती है, 16 से 14 कला, 2 कला कम होती है। तो उस समय चांद की भी 2 कला कम होती है। यहां पर पूर्णिमा के वर्तमान समय चांद के तीसरे चौथे दिन ही आपको 2 कला कम दिखाई देगी, चांद में कट दिखाई देगा तीसरे दिन ही। और यहां पर 1250 साल बाद 2 कला कम दिखाई देगी। तो कितनी धीमी गति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हुई सुख की दुनिया, आत्माओं से भी सुख तो प्रकृति से भी सुख। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब पॉजिटिव साइकिल पूरा करके 2500 साल बाद जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, तो यहां पर भी एक नेगेटिव परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है? देखिए, हमने देखा कि सतयुग के शुरू में पृथ्वी की मैक्सिमम जमीन अंदर 1 पीस है। पृथ्वी के भूगर्भ में मैक्सिमम जमीन 1 पीस इकट्ठी है। तो उसी समय से पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र बिंदु में गर्मी और गैस, हीट एंड गैस डेवलप होना शुरू हो जाता है। पहले तो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, परंतु वही गर्मी और गैस का प्रेशर और एरिया अंदर अंदर जो पृथ्वी के भूगर्भ में जो पनपना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ, उसका प्रेशर और उसका एरिया धीरे 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 अंदर बढ़ने लगता है। त्रेता के अंत तक, माना यहां से लेकर के 2500 साल अंत तक के समय के दौरान, अंत तक वही गर्मी और गैस का प्रेशर और एरिया पृथ्वी के भूगर्भ में अंदर अंदर इतना बढ़ चुका होता है कि पूरी पृथ्वी अंदर अंदर एक गैस सिलेंडर बन चुकी होती है।
परंतु वो गैस का प्रेशर यहां तक बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि उस जमीन की जो परत है, बाहरी परत है, बहुत मोटी और हार्ड होता है, उसके प्रेशर को रोकने में समर्थ होता है। परंतु जैसे ही ये लीडिंग नॉर्थ पोल नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो यहां पर भी वहां पर मौजूद आत्माओं के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश हो जाता है। नेगेटिविटी माना विकार, और वही नेगेटिव वाइब्रेशन यहाँ के संपूर्ण पवित्र प्रकृति को सहन नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक अमृत का कलश है, एक बूंद जहर डाल दीजिए, पूरा का पूरा अमृत जहर बन जाता है। पूरा तपेला दूध भरा, एक बूंद नींबू डाल दीजिए, पूरा का पूरा दूध फट जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब पहली बार सतो प्रधान पवित्र प्रकृति में जब पहली बार नेगेटिव वाइब्रेशन मिक्स होता है तो सतो प्रधान प्रकृति में एक बहुत बड़ा हलचल पैदा हो जाता है। और यही कारण होता है कि यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आता है। द्वापर युग शुरू होते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप होता है। भूकंप शुरू होते ही पूरी जमीनों में दरार पड़ जाती, ऊपर से नीचे तक, और उसी दरार पड़ते ही अंदर से जो गर्मी और गैस का प्रेशर बढ़ चुका था उसको निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे रास्ता मिलता है इतनी भयंकर तेज गति से वो गैस का प्रेशर बाहर निकलता है कि अंदर की पूरी एक खंड जमीन को फाड़ देता है। एक भयंकर आंतरिक विस्फोट होता है, और उसी आंतरिक विस्फोट के कारण अंदर की जो एक खंड जमीन थी वो टुकड़े टुकड़े में बट के चारों ओर बिखर जाता है और समुद्र के सतह में आ जाता है, और फिर से सातों महाद्वीप का फिर से संरचना हो जाती है। 7 कॉन्टिनेंट्स फिर से बन जाते हैं। इसी प्रकार से और उसी के पैरेलल में जो गर्मी का प्रेशर है चारों तरफ ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगते हैं, और उन्हीं ज्वालामुखियों के द्वारा बड़े बड़े विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। सतयुग त्रेतायुग में इतने बड़े बड़े पहाड़ होते ही नहीं है। अभी भी आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे पृथ्वी पर जितने ज्यादा से ज्यादा देश मौजूद है, मैक्सिमम कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध की तरफ ज्यादा है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, और जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध की तरफ ज्यादा है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता के अंत में जब आंतरिक विस्फोट हुआ तो उसी विस्फोट के दौरान पृथ्वी की ज्यादा से अंदर जो जमीन है वो ज्यादा से ज्यादा जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो भारत की भूमि है वो इक्वेटर के ऊपर ही होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, और जमीन जमीन को खींचता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक जाती। खिसकते ही नॉर्थ पोल भारी हो जाता है, भारी होते पृथ्वी इम्बैलेंस हो जाती। इम्बैलेंस होते ही सतयुग त्रेतायुग में जो पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी थी एक ही झटके में फिर से 23.5 डिग्री झुक जाती है, क्योंकि पृथ्वी इम्बैलेंस होगी। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी तो तुरंत पृथ्वी का ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो एक खंड जमीन थी वो टुकड़े टुकड़े में बट गए, और जितने टुकड़े, हर टुकड़ों का अलग अलग इंडिविजुअल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बन गया। तो पृथ्वी का ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होते ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटना बढ़ना शुरू हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग त्रेतायुग में जो ऑर्बिट गोल हुआ करती थी, नेगेटिव साइकिल शुरू होते चपटी हो गई, चपटी होते अलग अलग मौसम बनना शुरू हो गया। तो यहां से लेकर के कलयुग के अंत तक पूरे नेगेटिव साइकिल के दौरान लगातार कहीं ना कहीं भूकंप ज्वालामुखी फटते रहते, और यही कारण होता है कि यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताओं का उदय भी हुआ और विलय भी हो गया। वही लीडिंग नॉर्थ पोल जब फिर से नेगेटिव साइकिल पूरा करके जब फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो उससे ठीक पहले इस पृथ्वी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है फिर उसकी फिर से रीसेटिंग होती है। हमने देखा कि त्रेता के अंत में आंतरिक विस्फोट के कारण जमीनें बिखर गई, तो रिसेटिंग के दौरान उन्हें बिखरी हुई जमीनों को फिर से इकट्ठा होना है। वो कैसे होगा? उसके लिए चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी ताकत। भाई अंदरूनी ताकत से जमीन बिखर गई तो उसको बटोरने के लिए बाहरी ताकत चाहिए, वो कहां से आएगा?
उसी के लिए ठीक सही समय पर हमारे वैज्ञानिकों ने एटॉम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर बम आदि आदि बनाए। और हम सब जानते हैं एक दो तो है ही नहीं, कितने देशों में आवश्यकता से अधिक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर फिर से परमाणु युद्ध होगा। और उसी परमाणु युद्ध के दौरान सातों के सातों भूखंड की जमीन फिर से बटोर करके इकट्ठी हो जाएगी और फिर से हमारे पृथ्वी बैलेंस होकर सीधी खड़ी हो जाएगी और सतयुग आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हर 5000 साल बाद इस सृष्टि की ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं एवं खगोलीय घटनाओं की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। ओम शांति।